हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्यावृंद पर। साथियों, इससे पहले मैंने आपको हिंदी में 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें कि सबसे पहले मैंने आपको हिंदी भाषा का जो परिचय है, जो विकास है, उसके बारे में पढ़ाया था। और उसके दूसरा टॉपिक मैंने जो पढ़ाया वो वर्णमाला वाला टॉपिक पढ़ाया था। उम्मीद करते हैं कि आपने सभी क्लासेस देखी होंगी। और जो अभी हमने लेटेस्ट जो क्लास कराई थी इससे पहले, तो वो आपको संधि वाला टॉपिक कंप्लीट कराया था, जिसमें मैंने आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ाया था। और जिसमें स्वर संधि में 5 भेद के बारे में पढ़ाया था मैंने, और व्यंजन संधि में जितने भी नियम है या विसर्ग संधि में जितने भी नियम है मैंने कंप्लीट पढ़ा रखा है। और उम्मीद यही है मुझे कि आप जरूर से उन सभी जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी को देख रहे होंगे सीरियल वाइज सीरीज। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है शब्द। आज का टॉपिक है शब्द। हेडिंग डाल लीजिए शब्द। शब्द किसे कहते हैं हम? शब्द शब्द किसे कहते हैं? है, बताइए, शब्द किसे कहेंगे? लिख लीजिए। वर्णों के मेल से बने कोई सार्थक ध्वनि। वर्णों के मेल से बने कोई सार्थक ध्वनि शब्द किसे कहेंगे? वर्णों के मेल से बने कोई सार्थक ध्वनि, तो उसे क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे शब्द। शब्द का निर्माण कैसे होता है देख लीजिए। सपोज दैट मैं लिखता हूं राहुल, तो देखिए साथियों, ये शब्द कंप्लीट शब्द है और इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है ये आपको बताते हैं। जैसे मैं राहुल लिख रहा हूं तो कितने अक्षर है इसमें? तो साथियों देख लीजिए, एक तो रा है, हु और ला। तो इसमें है 3 वर्ण है, रा हु ला। कितने वर्ण है? 1 2 3, 3 वर्ण है। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करता हूं, इस वर्ण का विच्छेद करता हूं, तो कैसे, कितने वर्ण विच्छेद के बाद कितना आता है इसके बाद? तो देख लीजिए, रा, रा में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। जब मैंने कहा रा को आधा दिखाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? हलंत का प्रयोग करते हैं। हु, हो आधा, धन, उ, ला, ल को आधा दिखाएंगे तो हलंत लगा देंगे और आ। तो कितने वर्ण विच्छेद के बाद कितने वर्ण हो गए इसमें? तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हो जाएंगे 6 वर्ण। ओके, तो जब इनसे मिलकर ये वर्ण बनता है, तो इन वर्ण के संयोग से, इन वर्ण के संयोग से जो वर्ण ध्वनि बनी है उसे कहते हैं हम शब्द। तो इसमें सार्थक शब्द हो गया। और शब्द आपको पता होगा कि 2 प्रकार से हम विभक्त करते हैं। एक सार्थक शब्द होते हैं और दूसरा होता है निरर्थक। सार्थक शब्द और सार्थक और निरर्थक। अब देख लीजिए, सार्थक शब्द किसे कहेंगे हम? वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, कुछ सार्थक अर्थ निकले, उसे कहते हैं हम सार्थक शब्द। और वे शब्द जिनका कुछ भी अर्थ ना निकले उन्हें क्या कहेंगे हम? निरर्थक। देख लीजिए, सार्थक शब्द जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैंने लिखा सामान्य, तो सामान्य का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर मैं इसी को उल्टा लिख लेता हूं, मान्य शा, मान्य मान्यश, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आपको यह विशेष ध्यान रखना है, शब्द जब आप पढ़ोगे शब्द वाला टॉपिक, तो उसमें आपको विशेष ध्यान देना है सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। किसका? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, जबकि निरर्थक शब्द में कुछ भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे मैं लिखता हूं राहुल, राहुल का किसी का नाम है, पता चल रहा है। जैसे हम राहुल लिख रहे हैं तो मन में कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है कि हाँ ये किसी का नाम हो सकता है। अगर मैं इसको लराहू ऐसा लिखता हूं तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो इसीलिए किस क्या हो जाएगा?
ये सार्थक शब्द हो जाता है, जबकि ये हो जाता है निरर्थक। निरर्थक। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको सार्थक और निरर्थक में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। और इसके बाद हम शब्द के प्रकार पढ़ेंगे, शब्द को कितने प्रकार से विभक्त किया गया है। ओके, तो अब हेडिंग डालिए, शब्द के प्रकार। शब्द के प्रकार। साथियों तैयारी करते रहिए, क्योंकि उत्तराखंड में ग्रुप सी के जितने भी फॉर्म खुलने वाले हैं, जितनी भी भर्तियां हैं आने वाली हैं, आपको निरंतर तैयारी करनी होगी। अगर तैयारी नहीं करोगे तो सफलता जल्दी हासिल नहीं हो पाएगी। ओके, तो देख लीजिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में शब्द 4 प्रकार के होते हैं या 3 प्रकार के, और हम पढ़ेंगे शब्द में कौन कौन से प्रकार, उनको ही लिखाएंगे हम। ओके, सबसे पहले लिखाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। आगे से मैं 4 प्रकार के होते हैं ये लिख देता हूं। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर, फिर है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है रचना और बनावट। रचना या बनावट, या बनावट लिख लो, बनावट भी होता है, या आप इसको कह सकते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति, कुछ भी कहें एक ही अर्थ हो गया, कि जो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट एक ही अर्थ होता है, कि रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार हो गया। तो रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जबकि प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसको ज्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। इनको जैसे ही अगर इस टॉपिक में ये कंप्लीट होता है तो इसी टॉपिक में इसको कंप्लीट कराएंगे, नहीं तो इसको अगले टॉपिक में जितना बचेगा तो उसको अगले टॉपिक में हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अब हेडिंग डालिए आप लोग, उत्पत्ति के, एक होता है अर्थ के आधार पर, इसको भी लिख लीजिए, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द। साथियों एग्जाम निकालने का एक फॉर्मूला बताता हूं आपको जैसे मैं किसी चैप्टर को पढ़ाता हूं तो आपको वहां पर एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि कैसे आप उस चीज को कवर करते हैं। ऐसा नहीं आप पूरा जो मैं लिखा रहा हूं डिट्टो डिट्टो उसको उतार रहे हैं, बल्कि उसको क्या करना है, आपने क्या करना है, समझ के लिखना है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हो गया, तो अब हेडिंग डालिए आप लोग, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द। मैंने बोला था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज बात इसी टॉपिक पर होगी। तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इनका अर्थ स्पष्ट करता हूं मैं, तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे तत्सम शब्द बोल रहा हूं मैं, तो तत्सम शब्द का अर्थ क्या है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों करते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द किसे कहेंगे, वे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है, लेकिन हम इसका तद्भव शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं कि इसको बदलकर, संस्कृत से बदलकर कुछ अन्य लिखकर उसका प्रयोग करते हैं। देशज शब्द, देशज शब्द वे शब्द होते हैं, देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में जिन शब्दों का क्या उत्पत्ति
हो रखी होगी। और विदेशज शब्द जो विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है उन शब्दों को कहेंगे हम विदेशज शब्द। आज इन्हीं टॉपिक पर बात होगी। तो हेडिंग डालिए आप लोग तत्सम शब्द। क्या डालेंगे? तत्सम शब्द। देख लीजिए, अब हेडिंग डालिए तत्सम शब्द। तत्सम शब्द पहली हेडिंग। परिभाषा जरूर लिखना आपने। तत्सम शब्द, वे संस्कृत शब्द, वे संस्कृत भाषा, वे संस्कृत भाषा शब्द, वे संस्कृत भाषा शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है। वे संस्कृत भाषा शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द। मतलब जिन संस्कृत शब्द का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन उन शब्दों में क्या नहीं होता है। जैसे संस्कृत में उनका प्रयोग हो रहा है वैसे हिंदी में भी उनका प्रयोग होगा। तो उन शब्दों को क्या कहेंगे हम? उन शब्दों को कहेंगे हम तत्सम शब्द। क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। ओके, तो देख लीजिए तत्सम शब्द कौन कौन से। जैसे हरिद्रा। हरिद्रा का अर्थ क्या होता है हिंदी में? हरिद्रा एक तत्सम शब्द हो गया। अगर हम इसको तद्भव रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? हरिद्रा होता है, हरिद्रा का तद्भव हो जाएगा हल्दी। अब देख लीजिए कितना परिवर्तन हो गया। हरिद्रा तत्सम में संस्कृत भाषा में बोलते हैं और हल्दी बोलते हैं हिंदी भाषा शब्द। क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा शब्द। ओके, नेक्स्ट लिखिए गोमई। लिखो गोमई। गोमई एक तत्सम शब्द है। अगर मैं इसको तद्भव रूप देता हूं तो गोमई का अर्थ होता है गोबर। तद्भव रूप क्या हो जाएगा इसका? गोबर। गोमई का गोबर हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए अज्ञान धन ज्ञान, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान हो गया। तो अज्ञान का अगर मैं तद्भव रूप बताता हूं आपको तो ये बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। तो ये जाएगा अजान। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि वे संस्कृत भाषा शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। ओके, ये एग्जांपल भी आप लिखिए। आप इसके बाद कराऊंगा मैं तद्भव शब्द और बाद में बताऊंगा आपको तत्सम और तद्भव बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द। ओके, पहले इसको नोट करिए, फिर लिखाता हूं तत्सम तद्भव शब्द। तो देख लीजिए, उम्मीद है कि आपने ये उतार दिया होगा। इसके बाद लिखिए अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द, परिभाषा भी लिख लिए, वे शब्द जिनका विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। जिनका विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। वे शब्द जिनका विकास संस्कृत भाषा से हुआ है या ये संस्कृत भाषा से विकसित हुए हैं उन शब्दों को कहते हैं क्या? तद्भव
शब्द। तद्भव शब्द कौन कौन से हैं देख लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूं दूध, दूध, ये दूध एक तत्सम शब्द है। अगर मैं इसका दूध एक तद्भव शब्द है। अगर मैं इसका तद्भव रूप, तत्सम रूप लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? दूध का दुग्ध। दूध का क्या हो जाएगा? दुग्ध। उसी प्रकार से यदि मैं कोई भी, जैसे दूध का दुग्ध हो गया, और अक्षर, आखर, आखर क्या एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होगा वो है अक्षर। क्या हो जाएगा? अक्षर। अक्षर क्या हो जाएगा? आखर का तत्सम अक्षर। उसी प्रकार से गांव, जैसे गांव, गांव एक तद्भव शब्द है, जबकि गांव का तत्सम क्या हो जाता है? गांव का तत्सम होता है गंवार। क्या हो जाता है? गांव का गंवार। हो गया। तो गांव का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गांव का जो तत्सम रूप होता है वो होता है ग्राम। क्योंकि गंवार शब्द एक तद्भव शब्द है। हो गया। तो ये हो जाएगा ग्राम। तो यही अंतर है कि जिन शब्दों का विकास संस्कृत से हुआ हो और उनका प्रयोग हम हिंदी में कर रहे होंगे, वे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा से हुआ है और उनका प्रयोग, उन शब्दों का प्रयोग हिंदी में हो रहा हो, हिंदी में हो रहा हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द। अब इसके बाद मैं आपको वो महत्वपूर्ण शब्द बताने वाला हूं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कई बार पूछे जाने के चांसेस हैं। तो अब आप एक सारणी बना लीजिए, एक तरफ तत्सम लिखिए और दूसरी तरफ तद्भव लिखिए। ओके, अब करते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। पहले नियम बता देते हैं आपको कि कौन कौन से नियम हैं, कैसे आप तत्सम शब्द और तद्भव शब्द को पहचानेंगे। उन नियमों को स्पष्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है, कौन से आपको छोड़ने हैं। ओके, तो अब लिख लीजिए तत्सम तद्भव शब्द को पहचानने के नियम। कुछ नियम हैं और कई बार आपको अगर नियम पता है तो आप उन शब्दों को पहचान सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। जैसे नियम फर्स्ट लिख लीजिए, नियम फर्स्ट ऐसा लिखिए। नियम फर्स्ट कहता है यदि अक्ष और खा, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको अगर किसी शब्द में मिलते हैं तो आप इन दो शब्दों से उन शब्दों का पता कर सकते हैं कि वो तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। जैसे अक्षा शब्द आपने देखा होगा ज्यादातर संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है। अक्षा, कक्षा शब्द जैसे आपने देखा होगा, कक्षा बोल रहा हूं तो क्या है? कक्षा शब्द एक तत्सम शब्द है जो कि एक संस्कृत भाषा शब्द है। तो क्या हो जाएगा? अक्षा एक तत्सम शब्द है। अक्षा का अगर कहीं प्रयोग हो रहा है, अक्षर शब्द का, अक्षर वर्ण का कहीं प्रयोग हो रहा है, यह एक संयुक्त तो अक्षर है, अगर इसका प्रयोग किसी शब्द में हो रहा है तो आप डायरेक्ट उस पे, आप जब आपको पता होगा कि अक्षर एक तत्सम शब्द है, तत्सम अक्षर है, तो आप उसका पता कर सकते हैं। हो गया। अगर ख किसी शब्द में दिखाई दे, ख किसी शब्द में आता है तो वह हमेशा कौन सा शब्द हो जाता है? वो हो जाता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या हो जाता है? तद्भव शब्द। कुछ अपवाद होंगे, उनको दरकिनार करके मैं इनको बता रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर 80% चांसेस है कि जिस शब्द में ख छुपा होता है तो वहां पर कौन सा शब्द बन जाता है? वो हो जाता है तद्भव शब्द। हो गया, अक्ष और ख। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, जैसे नियम 2 में देख लीजिए, नियम 2, नियम 2 में देखो, व और ब, व और ब,
व और ब। वह शब्द भी आपने देखा होगा कि ये बहुत बार किसमें प्रयोग होता है, संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। और जो संस्कृत में प्रयोग होता है तो कौन सा शब्द हो जाता है, वो हो जाते हैं तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। और जिन शब्दों में ब छुपा होता है, जिन शब्दों में ब होता है, जिन शब्दों में ब होता है वो होते हैं तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। जैसे वह शब्द में कौन सा शब्द आता है, जैसे वन, वन एक तत्सम शब्द है। और जंगल क्या है, जंगल एक क्या है, तद्भव शब्द है। बकरी, बकरी एक क्या है, जैसे मैं बकरी बोल रहा हूं, बकरी में ब आया तो बकरी कैसा शब्द हो गया, बकरी एक तद्भव शब्द हो गया है। अक्ष और ख का नियम पता चल गया, वो और ब का नियम पता चल गया। उसके बाद लिख लीजिए तीसरा नियम, सौ सौ का नियम। सौ सौ का नियम, कौन कौन सी सौ है हमारी, ये है 300। नियम 3 में लिखो, नियम 3। तो नियम 3 में देखेंगे हम तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स का नियम। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, इसे बोलते तालव्य स, इसको बोलते मूर्धन्य स, इसको बोलते दंत्य स। तो तालव्य स जहां पर हो और मूर्धन्य स हो, जिन शब्दों में तालव्य स और मूर्धन्य स होता है वहां पर कौन सा शब्द बन जाता है, वो बन जाता है तत्सम शब्द। हो गया। जैसे षटकोण है, षटकोण, तो षटकोण एक तत्सम शब्द है। उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं यहां पर दंत्य स। और दंत्य स में देखा होगा आपने, जिन शब्दों में दंत्य स होती है वही शब्द क्या होते हैं, वही शब्द होते हैं तद्भव शब्द। ये नियम है, ये नियम आपको कुछ नियम कहीं कहीं फॉलो नहीं होते हैं लेकिन ज्यादातर फॉलो होते हैं। हो गया, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं लिख रहा हूं एक शब्द सरसों, सरसों, सरसों एक शब्द है। जैसे बोल सकते हैं क्या, सुमन, सुमन भी क्या एक तद्भव शब्द है। नियम 3 कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये विशेष ध्यान देने होंगे कि जिन शब्दों में तालव्य स, मूर्धन्य स वो तत्सम शब्द होते हैं, जिसमें दंत्य स होती है वह एक तद्भव शब्द होता है, जिसमें वह होता है, जिसमें वह होता है वह संस्कृत शब्द का मतलब तत्सम शब्द होता है, जिसमें ब होता है उसमें क्या होता है, वह तद्भव शब्द होता है। अक्ष और ख का नियम मैंने बता दिया। अब लिख लीजिए नियम 4, नियम 4। नियम 4 में देख लीजिए आप, इसको मिटाते हैं, नियम 4। चलो इधर लिख लेते हैं, यहां भी जगह बची है। तो देख लीजिए नियम 4, नियम 4 में है विसर्ग का नियम। नियम 4 में है विसर्ग, विसर्ग। जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, मैंने विसर्ग संधि में बताया था आपको कि जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वो हमेशा क्या होते हैं, वे होते हैं तत्सम शब्द। जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे क्या होते हैं, तत्सम शब्द। जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, अतः, अतः, अतः शब्द कैसा शब्द है, अतः एक तत्सम शब्द है जिसका प्रयोग संस्कृत में होता है और हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। हो गया। नियम 4 में इतना ही लिखते हैं। और जिन आपको ये विशेष ध्यान देना है, ये 100% चांसेस हैं जहां पर विसर्ग है वहां पर कौन सा शब्द होता है, तत्सम शब्द। बिना सोचे समझे, बिना टाइम गवाए आपको सीधे किस पर टिक करना है, उसको ये करना है, आपको तत्सम शब्द पर टिक करना है। और नेक्स्ट नियम है नियम 5। हो गया। नियम 5 में देख लीजिए, नियम 5, जिन शब्दों में री, त्रा या, जिन शब्दों में री, त्रा या रॉ भी आता है। रॉ तो कहीं कहीं 50% चांसेस है लेकिन ज्यादातर इसी में आते हैं तत्सम शब्द में। तो देख लीजिए जिन शब्दों में री, त्र, य, रॉ आता है वह क्या होते हैं, वह तत्सम शब्द होते हैं। वे क्या होते हैं, जिन शब्दों में री, त्र, य आता है या र आता है वे शब्द क्या होते हैं, वे शब्द होते हैं तत्सम
शब्द। नेक्स्ट देख लीजिए, और अंतिम नियम है ये, अंतिम नियम, नियम 6। उसके बाद करेंगे महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द। हो गया, देख लीजिए नियम 6। नियम 6, तो नियम 6 क्या कहता है, यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है चंद्र बिंदु और अनुस्वार का। चंद्र बिंदु और अनुस्वार, सबसे पहले डालिए चंद्र बिंदु, ये होता है चंद्र बिंदु और ये होता है अनुस्वार। मैंने अयोगवा में आपको बताया था अंग और अयोगवा है और ये है अनुस्वार। हो गया, तो आपको विशेष ध्यान देना होगा जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हो रखा हो, जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वे शब्द हमेशा तद्भव शब्द होते हैं। ये विशेष ध्यान रखना है। जिन शब्दों में, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये है अनुस्वार और ये है चंद्र बिंदु। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है, जैसे देख लीजिए आप, जैसे मैं लिख रहा हूं क्या, अंग। अंग एक क्या है, अंग एक तत्सम शब्द है, अंग एक तत्सम शब्द है और ज्यादातर जो अनुस्वार का प्रयोग होता है वो किसमें होता है, वो होता है तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्दों में बार बार नहीं बताऊंगा कि तत्सम शब्द हैं क्या, एक बार पुनः बताने का मैं प्रयास करूंगा कि वे शब्द जिनका प्रयोग संस्कृत भाषा से जो बिना परिवर्तन के तत्सम हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। हो गया, उसके बाद आते हैं चंद्र बिंदु। जैसे चंद्र बिंदु मैंने बोला था कि जहां पर भी जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है तो वहां पर वो शब्द हो जाते हैं तद्भव शब्द। क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द। कौन कौन से तद्भव शब्द, जैसे मैं लिख रहा हूं आंख, 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 और जैसे मैं बोल रहा हूं आंख हो गया, चांद, आंख, चांद इत्यादि शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और जो वो शब्द क्या हो जाते हैं, वो शब्द हो जाते हैं सारे तद्भव शब्द। अब आप देखेंगे तत्सम तद्भव शब्द, जो महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द हैं वो आपको मैं बताऊंगा। हो गया, तो आप देख लीजिए और हेडिंग डालिए, एक सारणी टाइप की बनाओ, एक तरफ लिखो तत्सम, एक तरफ लिखो तद्भव। हो गया, मिटा दूं, चलो आज आपका टॉपिक ये शुरू हो गया है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मैंने कहा पहले इसी को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एक सारणी बना लीजिए, दो तरफ बना लूंगा ना, फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तरफ लिख लीजिए तत्सम और तद्भव। सब शब्द करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको कराऊंगा। और एक इस तरफ भी लिख लीजिए तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। हो गया, पहले पहले लिखिए, जैसे मैं बोल रहा हूं एक तत्सम शब्द लिखता हूं अट्टालिका, अट्टालिका, तो अट्टालिका एक तत्सम शब्द है। अट्टालिका क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, अट्टालिका का होता है अटारी, अट्टालिका का अटारी, अट्टालिका का होता है अटारी। तो यहां पर विशेष ध्यान देना होगा कि जहां पर भी हलंत आता है, हलंत भी क्या है, एक तत्सम रूप होता है। जिन शब्दों में हलंत का प्रयोग होता है वो क्या होते हैं, हमेशा वो होते हैं तत्सम शब्द। अट्टालिका, अट्टालिका एक तत्सम शब्द है, जबकि अटारी क्या है, उसका तद्भव रूप है। दूसरा लिख लीजिए अमूल्य, अमूल्य, अमूल्य शब्द एक तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसका तद्भव रूप